हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटिया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड प्रोग्राम में। और तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली मैं दो जगह से आपको पढ़ाने वाला हूं, एक नोट्स में से और एक 12th की बुक में से। नोट्स और 12th की बुक में ज्यादा फर्क नहीं है। नोट्स का क्या फायदा है, उसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए साथ साथ चलता रहेगा। तो थोड़ा सा नोट्स से मैं आपको जो है ना, वही बुक में, हिंदी की बुक में भी वही दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो आप घबराए नहीं, जो इसमें नोट्स में है वो लगभग सेम सा है, थोड़ा बहुत ही मीटर का फर्क है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है वहां से कट रहा है, साइड में से बोर्ड आपका सही नहीं आ रहा है। ये जैसे नहीं कट रहा, इधर से कट रहा नहीं, परिभाषा अच्छा इसमें कट रही है। हाँ ठीक है भाई। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह होता है, मतलब लगभग सभी कंपटीशंस में होता है, लगभग क्या सब में ही होता है ये तो, साइंस में तो और एग्रीकल्चर में तो बायोटेक्नोलॉजी देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इसको है ना हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो फॉर बायोलॉजी, बायो फॉर बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर प्रौद्योगिकी। मतलब बायो का यूज करते हैं और जीवों का यूज करते हैं, जीवों के कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, जीन वगैरह को जो है ना इधर से उधर डाल देते हैं। और ये वाला जो टेक्नोलॉजी है जिसमें माइक्रोब्स या बायो को यूज किया जाता है, जीवों को यूज किया जाता है, वही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और टेक्नोलॉजी, इंग्लिश के दोनों वर्ड है। और बायोटेक्नोलॉजी इज एन इंग्लिश वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम करेंगे क्या बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें साइंस के और इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है। यहां साइंस भी है, इंजीनियरिंग भी है ना, अभियांत्रिकी भी है। इन दोनों का यूज करके जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैविक कारक होते हैं, उनसे मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बना लेते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, विज्ञान, साइंस और अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स का यूज करके जैविक कारकों की सहायता से, बायोलॉजिकल जो फैक्टर है, माइक्रोब्स है, उनकी सहायता से, उनकी हेल्प से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बना लेते हैं, सृजन कर लेते हैं। तो इन बायोटेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर मेड यूजफुल फॉर मैन बाय क्रिएटिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्या क्या लेते हैं, अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में आ गया। व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, जो जैविक कारक होते हैं, जैविक कारक है मतलब जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, माइक्रोब, सूक्ष्म जीव, सेल, तीन वर्ड याद करने हैं, माइक्रोब, सेल और उनके कंपोनेंट, सूक्ष्म जीव, कोशिकाएं और उनके अवयव, इनका ना नियंत्रित उपयोग करते हैं, कंट्रोल्ड यूज करके मानव के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाते हैं, या फिर मानव के लिए यूजफुल सर्विसेज, सेवाएं क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बन जाता है, बहुत इजी सा डेफिनेशन है, जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं या उनके अवयव के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद या सेवाओं का उत्पादन करना ही बायोटेक्नोलॉजी है। व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मैन बाय टेक्निकल यूज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज माइक्रोब्स, सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स। What is the biotechnology? Production of useful products and services for man by technical use of biological factors such as microorganisms, cells and their components is known as biotechnology. बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाले बच्चे ढंग से देख ले, इंग्लिश वाले भी ढंग से देख ले। जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, इनका यूज करते हैं। माइक्रोब्स, सेल्स है ना, कोशिकाओं और उनके अवयव, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट बोले तो उनके जीन, उनका डीएनए, इनका यूज करते हैं और मानव के लिए यूजफुल सर्विसेज, यूजफुल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर लेते हैं, बना लेते हैं। आई थिंक यहां तक आपका क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आता है कि इसमें करते क्या है, इनमें ना इन विट्रो कल्चर करते हैं। इन विट्रो कल्चर का मतलब है किसी चीज को सेल के बाहर या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, थोड़ा सा बीच में इश्यू आ गया था, आवाज कम आ रही थी। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके प्लांट्स में जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं या प्लांट्स में सुधार करते हैं या उसके गुणों में सुधार करते हैं, तो इसका मतलब हो गया प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल वर्ड में बोले तो अगर प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में आनुवांशिक सुधार, जेनेटिक इंप्रूवमेंट या फिर उनके निष्पादन में सुधार के लिए करते हैं। निष्पादन बोले तो परफॉर्मेंस, कल भी वर्ड आया था, परफॉर्मेंस समझते हो, इसमें उत्पादन भी आ गया, गुणवत्ता भी आ गई। तो जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग पौधों में आनुवंशिक सुधार या उसके निष्पादन में सुधार
करने के लिए करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल वर्ड में बोले तो बायोटेक्नोलॉजी अगर प्लांट्स में यूज की जा रही है तो कहलाती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो व्हेन बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन प्लांट्स फॉर जेनेटिक इंप्रूवमेंट, फॉर देयर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, इट इज नोन एज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इतिहास पढ़ेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए बायोटेक्नोलॉजी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन साइंस है, एंशिएंट साइंस है बेटा ये। और लेकिन आजकल क्या है, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। एक क्वेश्चन नहीं कि आजकल जैव प्रौद्योगिकी तेजी से क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, इतना फास्ट क्यों अच्छी हो गई है, लोग इसका इतना यूज क्यों करने लगे, तो उसका उत्तर आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अंडरलाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन है 1 नंबर का ही कि जैव प्रौद्योगिकी आजकल तेजी से क्यों बढ़ गई, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गई, उसका आंसर आएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। ठीक है भाई। तो बायोटेक्नोलॉजी इज एन एंशिएंट साइंस, है तो पुरानी है, ये तो महाभारत में भी ऐसी होती थी, रामायण के टाइम भी होती थी कि लोग ना माइक्रोब्स का यूज करके दही बना लेते थे, लोग माइक्रोब्स का यूज करके जो है ना पुराने जमाने में भी मदिरा बना लेते थे, एसीटोन बना लेते थे, सिट्रिक एसिड बना लेते थे। तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ठीक है बेटा। तो जैव प्रौद्योगिकी एक एंशिएंट साइंस है, प्राचीन विज्ञान है, और आज इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग कारण। तो बायोटेक्नोलॉजी एन एंशिएंट साइंस, बट टुडे इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, कोई जीव है, उसका डिजायर्ड जीन लिया, वांछित जीन लिया, मतलब कोई काम का जीन है, कोई जीव है, ऑर्गेनिज्म है, और उसका कोई काम का जीन है, बहुत काम का जीन है, जैसे इंसुलिन बनाने वाला जीन है ना, या और कोई दूसरा जीन, उसको लेके उस जीव में से, जैसे इंसान से ले लिया मान लो इंसुलिन बनाने वाला जीन, उसको किसी और दूसरे जीव में डाल दिया, और वहां वो जीन क्या करेगा, अपना काम करेगा। जीन सेम काम करते हैं, मच्छर से लेके, यूं कहे कि बैक्टीरिया से लेके हाथी तक में जीन का फंक्शन सेम होता है। अगर बैक्टीरिया का जीन हाथी में भी लग जाता है ना, तो जो काम वो बैक्टीरिया में कर रहा था वही हाथी में करेगा, लग जाता है तो, इसलिए बोल रहा हूं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा क्या करते हैं, वांछित जीन को, डिजायर्ड जीन को किसी भी जीव से ले लेते हैं, अन्य जीव के अंदर डाल देते हैं, और वहां पर वो अपना एक्सप्रेशन करके उपयोगी उत्पाद बना देता है, अभिव्यक्ति करके उपयोगी उत्पाद बना देते हैं। एक्सप्रेशन समझते होंगे कि जीन अपना जो काम कर, जैसे टीचर का एक्सप्रेशन क्या है कि वो बच्चों को कैसा पढ़ाता है, एक मम्मा का एक्सप्रेशन क्या है कि वो अपने बच्चों को कैसे केयर करती है, कैसे संस्कार देती है, तो वैसे ही जीन का एक्सप्रेशन का मतलब है जीन अपने जो जो उसका काम है उसको कर रहा हो। तो बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग डिजायर्ड जीन कैन बी ट्रांसफर टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, डिजायर्ड जीन को नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, किसी से भी लेके, वेयर दैट मेक्स एन एक्सप्रेशन, जहां अपना एक्सप्रेशन करता है, प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट, और उपयोगी उत्पाद बना देता है। अब मनुष्य जो है ना बेटा, माइक्रोब्स के बारे में हो सकता है बहुत पहले तो खैर है ना नहीं जानता होगा, है ना, या जानता था मतलब माइक्रोब्स के बारे में तो, लेकिन उस समय बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया जो है ना भाई, जब मनुष्य जो था ना वो माइक्रोब्स या उसके उपयोग के बारे में नहीं भी जानता था मान लो उस समय, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी तो थी उस समय भी, क्योंकि माइक्रोब्स का यूज तो कर ही रहा था ना, वो नहीं जानता बायोटेक्नोलॉजी में कर रहा हूं या कैसे कर रहा हूं, लेकिन करता था। तो व्हेन ह्यूमन बीइंग डिड नॉट नो अबाउट माइक्रोब्स एंड देयर यूज, दैट टाइम आल्सो बायोटेक्नोलॉजी मेथड वाज यूज्ड, उस समय भी बायोटेक्नोलॉजी की विधियां यूज की जाती थी। जैसे दही बनाते बायोटेक्नोलॉजी से, दही तो बनाते थे भाई साहब, महाभारत में बनाते थे, रामायण में बनाते थे, है ना। तो दही जो बनाते थे, या विनेगर, ये आपका जो सिरका है, या शराब, ये क्वेश्चन है, ये प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल है कि पुराने जमाने में बायोटेक्नोलॉजी थी, हालांकि बायोटेक्नोलॉजी नहीं जानते थे लोग, लेकिन माइक्रोब्स का यूज तो करते ही थे। तो माइक्रोब्स उस समय भी यूज होते थे किसके लिए, कार्ड बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, या विनेगर एल्कोहल बनाने के लिए, बोले तो सिरका और शराब बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी उस जमाने में भी यूज होती थी। ठीक है भाई। तो माइक्रोब्स वर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कार्ड, या दही के तो डायरेक्ट थे, विनेगर और एल्कोहल एटसेट्रा। माइक्रोब्स की जो नेचुरल कैपेसिटी है उसका जो है ना यूज करके तैयार की गई टेक्नोलॉजी को एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब माइक्रोब्स का यूज करे केवल, बाकी यूज नहीं करे ना, तो प्राचीन बायोटेक्नोलॉजी होगी। फिर तो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय यूजिंग नेचुरल एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज नोन एज फॉर्म ऑफ एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। अब माइक्रोब्स से क्या क्या बनता है, ये फिर क्वेश्चन है। माइक्रोब्स का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एसीटोन बना लो माइक्रोब से, ब्यूटेनॉल बना लो माइक्रोब से, सिट्रिक एसिड माइक्रोब से, पेनिसिलिन बना लो माइक्रोब से। तो आप माइक्रोब्स का नेचुरल एबिलिटी या नेचुरल जो क्षमताएं
उनका यूज करके एसीटोन, ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन वगैरह ये बना सकते हैं, और बनाया भी है फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम, और बाद में भी बनाते रहे लोग। पेनिसिलिन तो आप जानते होंगे, पेनिसिलियम नोटेटम से पहली बार किसने डिस्कवर किया, किसने इसको बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन, ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन एटसेट्रा by using natural abilities of microorganism has been occurred during first world war and after world war also। अब लेते हैं मनुष्य जो है ना बेटा, वो लगातार माइक्रोब से नए नए और अत्योपयोगी जो है ना एबिलिटीज को डेवलप कर रहा है। बाय रेगुलर एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग मेनी न्यू एंड वेरी यूजफुल एबिलिटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोब्स। अब इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, एक डिजायर्ड डीएनए, एक वेक्टर डीएनए, अभी डिटेल पढ़ेंगे आगे, वांछित डीएनए, वांछित जीन या वांछित डीएनए, और उसके साथ दूसरा वाहक डीएनए, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ये जोड़ना तो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसको किसी में भी डाल देते हैं। तो पुनर्योगज, हिंदी में कहते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा किसी भी जीव से जो है ना डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए का पार्ट लेते हैं और दूसरे जीन में डाल देते हैं। क्वेश्चन नहीं कि किस टेक्नोलॉजी से किसी ऑर्गेनिज्म का डिजायर्ड जीन लेते हैं और दूसरे जीव में डाल देते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। आंसर आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बाइन। रिकॉम्बिनेंट का मतलब रिकम्बाइन, दोबारा जोड़ा हुआ। आगे पढ़ेंगे डिटेल। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया गया आपके कि जो इंसुलिन है, जैसे जिनके डायबिटीज हो जाती है उनके इंसुलिन की कमी हो जाती है, सबको पता है। तो इंसान का इंसुलिन को कोड करने वाला जीन, जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है इंसान का, उसको निकाला गया। निकाल के एक बैक्टीरिया में डाल दिया गया जिसका नाम है इस्चेरेसिया कोलाई, ई कोलाई। और वहां पर इस्चेरेसिया कोलाई ने, ई कोलाई ने क्या किया? इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, जिसको हुमुलिन कहते हैं। एक कोई कंपनी है, इली लिली करके शायद कंपनी है, जिसको बनाती भी है ना। तो इंसान में इंसुलिन को कोड करने वाले जीन को किस में डाल दिया गया? इस्चेरेसिया कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया गया। और डालने के बाद में उस बैक्टीरिया ने क्या किया? इंसुलिन बनाया। और उस इंसुलिन को डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, मधुमेह के उपचार में इसको यूज किया गया। तो इसका एग्जाम्पल दिया गया कैसे बायोटेक्नोलॉजी में जीन डाल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जीन विच कोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ insulin in human being gets transferred into Escherichia coli bacteria produced insulin can be used in treatment of diabetes। समझ में आया? बहुत इजी है कि आदमी का लिया इंसुलिन बनाने वाला जीन, डाल दिया Escherichia coli बैक्टीरिया में। तो इंसुलिन अगर वहां बना रहा है तो आदमी में बना रहा है तो बैक्टीरिया में बनाएगा वो तो, और उसको बैक्टीरिया से इंसुलिन बना बना के उसकी गोलियां या उसको डायबिटीज के पेशेंट को देने लगे, वो इंसुलिन उनके काम में आने लग गया। वो चूंकि वो इंसुलिन ह्यूमन के लिए बनाया था तो उसको हुमुलिन भी इस तरह शायद नाम दिया गया था बाद में। तो ये वाला वो है। पहली बार अगर किसी में जेनेटिकली अगर पहली बार किसी के अंदर कोई जीन डाला गया है तो वो तंबाकू में डाला गया है, तंबाकू में डाला गया है, तंबाकू में डाला गया जेनेटिकली। अगर हम जेनेटिक लेवल पे बात करें तो पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना, और बैक्टीरिया पहला जो है ना जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधिता का जो जीन है वो टोबैको में डाला गया है 1983 में। तो पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन है? टोबैको। टोबैको पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप है। पहले बार जीन टोबैको में डाला, वो पहली बार जीन टोबैको में डाला। तो एट जेनेटिक लेवल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ बैक्टीरिया वाज ट्रांसफर्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको। उसको कहा गया फिर आनुवांशिक रूपांतरित तंबाकू। तो समझ में आ रहा होगा शायद कि कौन सी फसल में पहली बार जीन बाहर से डाला गया? तंबाकूड़ी। तंबाकूड़ी कल ही पढ़ रहे थे, राजमुंदरी तंबाकूड़ी कल पढ़ा था। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में इसका सिटी आ रही है। 1983 was the revolutionary year in the biotechnology in the genetic engineering। 1983 का साल जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा साल था, क्योंकि केरी मुलिस पीसीआर लेके आ गए थे। बहुत तगड़ा क्वेश्चन। पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
यह पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने बनाया, किसने दिया ये पूरा 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 प्रोसेस या पूरा मेथड या पूरी मशीन? ये कैरी मुलिस। भाई जी अपना नाम भूल जाना, अपने पड़ोसियों का नाम भी भूल जाना, बट ये क्वेश्चन मत भूलना कि पीसीआर बनाया किसने? कैरी मुलिस। कैरी मुलिस पीसीआर डिस्कवर किया, पीसीआर डिस्कवर किया, कैरी मुलिस। कैरी मुलिस, कैरी मुलिस। पीसीआर को डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक थे कैरी मुलिस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इससे क्या आ गया था? रिवॉल्यूशन आ गया था मॉलिक्यूलर साइंस में, आणविक जीव विज्ञान में, आणविक विज्ञान में। तो 1983 वाज द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर जब कैरी मुलिस ने पीसीआर की खोज की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की, और यह आणविक विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति थी। पीसीआर समझ में आ गया होगा। पीसीआर से क्या करते हैं भाई साहब? डीएनए बनाते हैं। कहां बनाते हैं? शरीर से बाहर बनाते हैं। इन विट्रो डीएनए बनाते हैं। एक डीएनए के 2 डीएनए, 2 डीएनए के 4 डीएनए, यानी कि रेप्लिकेशन करते हैं। डीएनए से डीएनए बनना कहलाता ही रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था पोल बार्ग। पोल बार्ग पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए पॉल बार्ग ने बनाया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताया था। स्वाहा, थोड़ी ही देर हुई है, अभी तो 5 ही मिनट नहीं हुई। ये रही, जो कैसे बनाते रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं, पहले मैं एक बार इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं, व्हाइट डाल लेता हूं। कल व्हाइट पे सही आ रहा था। ये देखो कि ये आपका जैसे ये आपका मान लेते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए, इसको प्लाज्मिड भी कहते हैं। इसको बैक्टीरिया से लिया जाता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का। इसके अंदर लाके जैसे ये हटा दिया, और एक दूसरा, ये तो कौन हो गया सर? वेक्टर डीएनए। ये कौन हो गया बेटा सर? वेक्टर डीएनए, जिसको प्लाज्मिड भी कहते हैं। कहां से लाते हैं? कहां से लाया रहे ये प्लाज्मिड? सर बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। और इसके ऊपर लाके ना एक दूसरा, ये डिजाइड, अभी ऐसा नहीं होता डिजाइड, इसको ना मैं सिर्फ यूं शेप देने के लिए ताकि इसमें फिट हो जाए। मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिट होगा। बड़ा छोटा हो गया ऐसे लग रहा है। क्या तेनू लग रहा है बड़ा छोटा हो गया? हेलो, अब तो बनी गया। ये रेड वाला कौन है? रेड है डिजाइड डीएनए। रेड है। वांछित जीन कह दो, डिजाइड जीन कह दो, डिजाइड डीएनए कह दो, है ना, जिसका हमें संख्या बढ़ानी है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सर? वांछित जीन या वांछित डीएनए। और ये कालिया कौन है? वेक्टर डीएनए। इन दोनों को जोड़ के ये जो डीएनए बनता है ना, जिसमें एक डिजाइड डीएनए काम का डीएनए का पार्ट होता है, और एक उसको वेक्टर जो उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, उसके नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। तो पहली बार किसने बनाया? पोल बार्ग। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए पोल बार्ग ने बनाया। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए पोल बार्ग ने बनाया। वो भी कैसे बनाया? इन विट्रो कल्चर करके, मतलब मशीन में बनाया, बाहर बनाया शरीर से। अभी सुबह सुबह मैंने कहा था, एक होता है इन विवो, एक होता है इन विट्रो। अगर सेल के अंदर बन रहा है इन विवो, बॉडी के अंदर बन रहा है इन विवो, ठीक है भाई, और शरीर से बाहर बन रहा है तो इन विट्रो। तो पहली बार इन विट्रो कल्चर करके डीएनए को रेप्लिकेट करने वाले, डीएनए को जोड़ने वाले वो थे पॉल बार्ग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले, तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय पॉल बार्ग 1972 इन विट्रो कल्चर मेथड। और इनको बना दिया फिर फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा सुपर क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? पॉल बार्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बार्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बार्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग?
पोल बर्ग। अब लेते हैं दो वैज्ञानिक और आए, इन्होंने उस बनाए हुए डीएनए को, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए भले ही पोल बर्ग ने बनाया होगा, लेकिन उस डीएनए को बनाने के बाद में अगर किसी जीव में डाला, किसी ऑर्गेनिज्म में डाला, तो वो कोहेन और बोयर थे, कोहेन और बोयर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने 1973 में, उन्होंने कब बनाया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए? उन्होंने बनाया था 1972 में, पोल बर्ग ने बनाया 1972 में। उसके एक साल बाद ही जब ये बन गया था ना, दोनों जुड़ गए डीएनए, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर दो वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने पहली बार किसी जीव में डाल दिया, इसको किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दिया और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म या जीव बनाया। तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर मेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑर्गेनिज्म इन 1973. Stanley Cohen and Herbert Boyer were the first scientists to transfer gene from one living organism to another. A fundamental discovery of genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए ये भी बड़ी एक खोज थी, डिस्कवरी थी कि अब जीन एक से दूसरे में जाने लग गए थे। एक जीन एक एनिमल से या एक जीव से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाने लग गया था। तो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनाया, वो तो पोल बर्ग ने बना लिया था 1972 में। तो फिर इन्होंने क्या किया, उसको किसी जीव में डाल दिया, किसी ऑर्गेनिज्म में डालने का काम इन्होंने कर दिया। तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन ट्रांसफर करना सीखा कि एक जीन को ना दूसरे जीन में डाल सकते हैं। अब ये जो है ना बेटा, इससे कई जीवों से एंजाइमों का भी यूज किया गया, वो न्यू बायोटेक्नोलॉजी में आता है। अब हम लोग सीधा चलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के पास, क्योंकि हमारा मेन इस बायोटेक्नोलॉजी का जो हार्ट है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड का यूज क्यों किया गया? क्योंकि भाई साहब इसमें जीन, जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई मशीन है, उसका पार्ट निकालते हैं, इधर डाल देते हैं, कोई नया लगा देते हैं, कोई हटा देते हैं, ये तो करते हैं, मशीन बना देते हैं। तो यहां भी किसी का जीन निकाला, किसी में डाल दिया, किसी को ना ऐसे करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो वर्ड है उसका यूज किस किस के लिए करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोडक्शन के लिए, फिर प्रोडक्शन करने के बाद में उसको ई कोलाई में डालने के उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, है ना, फिर वापस उससे निकाल के और किसी जीव में डालने के लिए। आप देखना ये तीन वर्ड आ रहे हैं यहां, कौन कौन से तीन वर्ड, ध्यान से देखिए। जब से जैसे ये बन गया, पहले ये कौन बन गया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। इसके बाद मान लेते हैं यहां पर ये कोई बैक्टीरिया मान लेते हैं ना, ऐसे बैक्टीरिया ना ऐसे नहीं होता, थोड़ा गोलाई लेके होता है, तो गोलाई आप समझते हैं, दे देंगे गोलाई, ये लो मैंने गोलाई दे दी बस, लो जी, थोड़ा बैक्टीरियल सेल्स लगनी चाहिए ना, ऐसे 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 लग रहा है जैसे कोई, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर बैक्टीरिया में क्या होता है, एक तो ये इसका जो है ना मेन क्रोमोसोमल डीएनए है ये तो, और ये गोल गोल दूसरा होता है, तो इसको खूब सारे होते हैं, इसको निकाल के अभी मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, ये अभी नहीं जोड़ा मान लो, है ना, यहां पर खुद का पहले ओरिजिनल ही है। तो पहले क्या करते थे, देखो जेनेटिक में जैसे ये ओरिजिनल है, पहले तो इस ओरिजिनल को यहां से रिमूव करते रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, कर दिया, फिर इसको लाते हैं, हमारा जो काम का डीएनए, जैसे मान लो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इसको लाके इसके साथ जोड़ दिया, अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेंगे, फिर वापस इसेरेसिया कोलाई में ट्रांसफर कर देंगे, ये ट्रांसफर कर दिया, फिर ये इसेरेसिया कोलाई क्या करेगा, रेप्लिकेट होते, डीएनए बहुत स्पीड, जो ना ये बैक्टीरिया बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, तो जब ये 4 के 8, 8 के 16 बनेंगे ना बेटा, तो हमारा जो काम का डीएनए जो रेड वाला अपन ने जोड़ा इसके साथ, उसकी भी संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी ये जो वेक्टर होते हैं ये तो सेल्फ रेप्लिकेट भी होते हैं, बैक्टीरिया नहीं भी हो रहा है ना तो भी ये 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 बढ़ जाते हैं, है ना। कई बार तो बच्चों से मैं मजाक करता हूं कि मान लो किसी के पास सोने का कोई छोटा सा टुकड़ा है, सोना गोल्ड, उसको किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ जोड़ दिया, मान लेते हैं, जुड़ेगा नहीं हालांकि मैं बता रहा हूं, और उसको बैक्टीरिया में डाल के उसकी संख्या बढ़ा ली, थोड़ी देर बाद में तो 10 किलो सोना हो गया। इतना सा टुकड़ा था, इतना सा, वो टुकड़ा शुरू में इतना था, लेकिन वो रेप्लिकेट मान लेते हैं। इसी तरह से हमारे काम का ये भी सोने से कम नहीं, ये जो आपका डिजायर्ड डीएनए ना, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, वो अलग है ना। अरे भाई आपका डीएनए जीन है यार, सोना क्या चीज है इसके सामने, तो इसको भी ऐसे ही करके रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड जो है ना किसके लिए यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, उसको किसी जीव में डालने के लिए, जीव में डालने के लिए, उसके बाद उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर वापस निकालते हैं, जैसे बहुत सारे हो गए ना तो फिर इसको वापस निकाल लेते हैं,
वापस निकाल के इसका वापस अपना पार्ट अलग कर लो, ये वापस अलग करके खूब सारे हो जाएंगे नहीं, ये बहुत हो जाएंगे रे बाबा, काफी सारे हो जाएंगे। फिर वापस जहां भी यूज करना, वापस लगाना किसी प्लांट में या किसी में डालना, वो आप वापस ले लेते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्ड इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, इट्स प्रोपोगेशन यानी उसका प्रवर्धन इन Escherichia coli एंड इट्स लेटर ट्रांसफर इनटू एनी ऑर्गेनिज्म। बाद में आप किसी में भी डाल, चाहो तो उस बैक्टीरिया में भी उसका एक्सप्रेशन करवा सकते हो, चाहो तो नए में डाल सकते हो, क्योंकि आपको नंबर बढ़ाने थे बढ़ गए। तो किसी ये आ गया आपका कि कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, वहां पर पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बढ़ाते हैं, फिर उसको Escherichia coli में डाल के उसकी प्रवर्धन संख्या बढ़ा लेते हैं, फिर वापस निकाल के जीवों में डाल देते हैं। आगे भाई इसके अलावा भी जो लैंगिक प्रजनन, मतलब ये जीन डालने का तरीका है। अब वैसे तो जीन कैसे डलते हैं, जैसे हमारे अंदर जीन कैसे है, बोला मदर फादर से आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे, लैंगिक जनन से आगे। लेकिन ये तो बिना लैंगिक जनन डल रहा है भाई साहब, डायरेक्ट किसी जीव में डाल रहे हो आप। तो किसी भी जीव में लैंगिक जनन के अलावा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा सीधा जीन ट्रांसफर करने को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो आगे बेटा डेफिनेशन आ गई। जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? लैंगिक जनन के अलावा, लैंगिक जनन के अलावा सीधा डाला जीन, किसी जीव में डायरेक्टली जीन ट्रांसफर कर दिया, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ जीन्स डायरेक्टली इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा, उसके बिना ही डायरेक्टली जीन को डाल देना, डायरेक्टली ट्रांसफर कर देना, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आ गया? अलग अलग सोर्स से डीएनए लेते हैं, देखो अलग अलग सोर्स से डीएनए लेते हैं। दो अलग अलग सोर्स हो गए ना, एक तो आपका डिजायर्ड डीएनए, काम का डीएनए, और एक वेक्टर डीएनए, है ना। तो विभिन्न स्रोतों से डीएनए के खंड जोड़ते हैं और डीएनए अणु बढ़ाते हैं, उस डीएनए को तो बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट इज द पुनर्योगज डीएनए। तो दो अलग अलग, समझ में आई, या दो की जरूरत नहीं, कितने भी हो, अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त डीएनए के उपयुक्त खंडों को, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए के उपयुक्त खंडों को जोड़कर जो नया डीएनए, जुड़ा हुआ डीएनए, अलग अलग डीएनए से मिलकर बड़ा हुआ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। और ये बनाने की टेक्नोलॉजी कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। दोबारा बोल रहा हूं, अलग लिखा, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के उपयुक्त खंडों को, अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त डीएनए के टुकड़ों को जोड़कर जो नया डीएनए बनता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और इस डीएनए को बनाने का प्रोसेस कहलाता है पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी। तो द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज मेड बाय जॉइनिंग सुटेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, द डीएनए मॉलिक्यूल विच इज मेड, which is prepared by joining suitable segment of DNA obtained from different sources is called recombinant DNA, and the process of development of DNA molecule is called recombinant DNA technology. उसके बाद उस recombinant DNA को किसमें डालते हैं? ज्यादातर Escherichia coli बैक्टीरिया में डालते हैं और उसको प्रोपोगेट कर लेते हैं, उसकी संख्या को बढ़ा लेते हैं। बस इससे डीएनए के बहुत सारी जो ना कॉपीज बन जाएगी। इन दिस वे कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फॉर्म। फिर क्या करेंगे इसको, अच्छा कॉपीज बन गई डीएनए, आपका डिजायर्ड डीएनए बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग। ये भी एक क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, दो डीएनए को, अलग अलग डीएनए को या जो भी ज्यादा डीएनए उनको जोड़ के फिर उसको किसी Escherichia coli में डाल के उसकी संख्या बढ़ाना, यानी कि उसका क्लोन तैयार करना, डीएनए जैसे और डीएनए तैयार करना। क्लोन जानते होंगे, क्लोन हूबहू अपने पेरेंट जैसा होता है, हूबहू अपने माता पिता जैसा होता है, उसको क्लोन कहते हैं। तो ट्रू टू टाइप डीएनए वैसा वैसा डीएनए बना लेते हैं, दैट इज जीन क्लोनिंग और डीएनए क्लोनिंग। जीन और डीएनए अलग अलग बात है। डीएनए अगर इतना बड़ा है मान लेते हैं, तो जीन उसके ऊपर इतना सा हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। डीएनए के वो वाला पार्ट जो किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनने को कंट्रोल करता है, उसके लिए वर्ड आता है जीन। तो डीएनए बहुत बड़ा हो सकता है, यहां से लेके दिल्ली जितना बड़ा भी हो सकता है, और जीन कितना भी हो सकता है उसके ऊपर, कि यहां पर एक कैरेक्टर को बनाने वाला फिर आगे दूसरे कैरेक्टर के लिए, वो तीसरे कैरेक्टर के लिए, उसको बोलते हैं जीन। डीएनए का वो खंड जो किसी न किसी कैरेक्टर को, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल एनी कैरेक्टर, एनी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड जीन। इन प्रतियों को फिर बाकी दूसरे प्लांट्स में डाल देते, जो कॉपियां बढ़ाई ना आपने, डीएनए क्लोनिंग कर ली और उसको फिर बाद में किसी में भी डाल देते।
इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ रहा है, मतलब पॉइंट आ रहा है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या माल, क्या क्या सामान, क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या उपकरण, क्या क्या मशीनें चाहिए। रिसोर्सेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिसोर्सेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चाहिए, उसमें पहला है एक तो मतलब ये सामग्री है, जैसे आपको कोई स्वामणी करनी है, शादी करनी है, तो हलवाई से बनवाते जी क्या क्या सामान चाहिए, तो वो लिख के देता है जी 500 किलो तो ना काजू ले आयो, और 200 किलो चीनी ले आयो, और जो है ना 10 किलो हल्दी ले आयो, ऐसे नहीं बनाते। तो वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी किसी का जीन निकाल किसी में डालना है, तो उसके लिए सामान क्या क्या चाहिए। तो उसमें देखो, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेन है, एक आपका वेक्टर या वाहक मेन है, लाइगेज एंजाइम मेन है जो जोड़ने का काम करता है, और डीएनए पॉलीमरेज, इस तरह से है। तो हम एक एक को लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लाइजिंग एंजाइम। हालांकि 12th में शायद लाइजिंग एंजाइम नहीं है, लयनकारी एंजाइम नहीं है, लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। लाइजिंग क्या करते हैं, लाइजिंग या लयनकारी एंजाइम क्या करते हैं, ये भाई साहब डीएनए निकालने के लिए सेल को, सेल वॉल को, मतलब सेल मेम्ब्रेन को, इनको गलाने के लिए चाहिए। अगर आपको डीएनए निकालना है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी, जैसे आम में से गुठली निकालनी है, आम में से आपको गुठली निकालनी है, तो डीएनए कहां रहता है, मेनली डीएनए न्यूक्लियस में, केंद्रक में होता है। तो उसके ऊपर का कवर तो हटाने पड़ेंगे ना भाई साहब। जैसे गुठली निकालनी है तो पहले आप उसका छिलका हटाओगे, आम का छिलका भाई, उसके बाद में एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद उसका जो बीच वाला है ना गुदा, पल्प, वो हटाओगे, उसके बाद गुठली मिल जाएगी आपको। तो लयनकारी एंजाइम या लाइजिंग एंजाइम क्या करते हैं, बस ये भित्तियां हटाते हैं, ऊपर ऊपर की लेयर्स को हटाते हैं। तो ये कोशिका भित्ति को लाइसिस करते हैं, कोशिका भित्ति को गलाते हैं ताकि डीएनए मिल जाए। तो दीज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर ओपनिंग द सेल्स टू गेट डीएनए फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए जो आपको डीएनए चाहिए, उस डीएनए को लेने के लिए ऊपर ऊपर के जो कवर है, ऊपर की जो सेल वॉल है, उसको हटाने के काम में लिए जाते। तो सेल वॉल को हटाने वाले एंजाइम है, ये क्या करते हैं, सेल वॉल को घोल देते हैं भाई साहब। ये क्या करते हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति को घोल, मतलब किसी की भी हो, तो प्लांट, भाई आपको प्लांट से भी लेना है, या हो सकता है एनिमल से भी लेना हो, किसी इंसान से भी लेना हो, या फिर बैक्टीरिया का जो वेक्टर उससे भी लेना है। तो इंसान का अगर लेना हो ना, कभी जीव का लेना हो किसी का, तो उसके तो सेल वॉल होती ही नहीं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोन की, पेप्टिडोग्लाइकोन से बनती बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। तो बैक्टीरियल सेल उसकी पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, म्यूरिन से उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो कभी बैक्टीरियल सेल वॉल को गोलना हो, भाई आपको प्लाज्मिड लेना है, वेक्टर लेना है, तो उसके लिए गोलने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरियल सेल वॉल गोलने के लिए चाहिए लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है भाई। अगर प्लांट सेल वॉल गोलना हो, प्लांट सेल मेनली सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट सेल पादप कोशिका भित्ति जो होती है, प्लांट सेल वॉल, सॉरी प्लांट सेल नहीं, प्लांट सेल वॉल मेनली सेल वॉल उसकी बनी होती है सेलुलोज की। तो सेलुलोज को गोलना हो तो सेलुलेज एंजाइम। तो पादप कोशिका भित्ति का लाइजिंग करना हो, लयन करना हो, डिसॉल्व करना हो तो सेलुलेज। अगर फंगस में से निकालने, कभी फंगल सेल वॉल को लाइसिस करना हो, डिसॉल्व करना हो, तो वो किसकी बनी होती है, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनती, तो काइटिन से बनी हुई है, तो काइटिनेज एंजाइम से उसको डिसॉल्व कर देते हैं। इसको गेट को बंद कर दो। ये पहला हो गया आपका लाइजिंग एंजाइम। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चाहिए, बोला सर एक तो लाइजिंग एंजाइम चाहिए। लाइजिंग एंजाइम कौन से हो गए, सर सेल वॉल अगर बैक्टीरिया की गोलनी हो तो लाइसोजाइम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, सर अगर प्लांट सेल का गोलना हो तो प्लांट सेल वॉल की सेल वॉल प्लांट सेल की सेल वॉल गोलनी हो तो सेलुलेज, बैक्टीरियल सेल वॉल देन लाइसोजाइम, प्लांट सेल वॉल सेलुलेज। और अगर आप फंगल सेल वॉल को लाइसिस करना चाह रहे हैं डिसॉल्व, तो काइटिनेज। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, इसको विदलन एंजाइम भी कहते हैं, और 12वीं की बुक में दिया हुआ है प्रतिबंधक एंजाइम। आई थिंक प्रतिबंधक ही दिया हुआ है, प्रतिबंधक नाकाबंदी, ये दिया हुआ, ये देखो प्रतिबंधक ही दिया हुआ है, ये देखो प्रतिबंधक एंजाइम है ना। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह दो,
क्लीविंग एंजाइम कह दो, है ना, ये प्रतिबंधक एंजाइम है। ये क्या करते हैं, डीएनए का ब्रेक डाउन करते हैं, डीएनए को काटना है, तोड़ना है, काटना है, तोड़ना है, तो उसको तोड़ देते हैं। तो एंजाइम के जो है ना, ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए अणु को तोड़ने के काम में लेते हैं। दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू क्लीव द डीएनए मॉलिक्यूल। ये 12वीं में तो दे रखे 2 ही टाइप के होते हैं, एक्चुअली ये 3 टाइप के होते हैं। 3 कौन कौन से, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। हालांकि 12th में क्या किया हुआ है, 2 ही किया हुआ है, एक्सो और एंडो, और एंडो को कर दिया फिर बाद में भाई यही, और हालांकि सही गलत भी नहीं हो, क्योंकि एंडो को ही कहते हैं, रेस्ट उसी में एक हो जाएगा। तो 3 टाइप के हो गए, कौन 3 टाइप के हो गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधक एंजाइम। अब आप 12वीं के हिसाब से करो तो 2 हो गए, एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस भी अलग होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस नॉर्मल होता है, कहीं से भी काट देता है बीच में से ना, और एक होता है जो स्पेशल जगह पे काटता है, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना। समझ में आई बात, क्या समझ में आई कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है ना, काटने वाले एंजाइम, वो 3 टाइप के हो गए, ठीक है। कौन कौन से, एक तो एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक्सोन्यूक्लियस। ये डीएनए अणु को क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है। वो कहीं से भी कर सकता है, वो बाहर से पर, जैसे ये कोई डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई, ये डीएनए का कोई अणु है, तो उसको सिरे पर से कहीं से भी काट सकता है। सिरे मतलब जैसे 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम हो गया ऑटोमेटिकली, और 3 प्राइम के सामने वाला जो स्ट्रैंड होता है ना, भुजा होती है, वो फिर 5 होती है, और ये 3 है, ये फिर 3 प्राइम है। तो कहीं से भी ना, यहां से, जैसे यहां से काट दिया इसे, या फिर यहां से काट दिया, मतलब सिरे पे से काटता है, बाहर के साइड से काटता है। तो ये डीएनए अणुओं के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटा देते हैं। न्यूक्लियोटाइड जानते होंगे, डीएनए का यूनिट इकाई है, तो न्यूक्लियोटाइड को सिरे पे से काटते हैं, लेकिन टिप पार्ट से काटते हैं, एंड से काटते हैं, चाहे वो 5 प्राइम एंड से काटेंगे, चाहे 3 प्राइम एंड से काटते हैं। तो ये बाहर से काटने वाले हैं भाई साहब। देखो, ये एंजाइम डीएनए अणु को तोड़ने काम आते हैं, तो क्लीव द डीएनए मॉलिक्यूल इसके लिए यूज करते हैं। 3 हो गए, एक्सो, एंडो और रेस्ट्रिक्शन। पहले एक्सो की बात करते हैं, ये डीएनए अणु को सिरों पर से काटते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो है ना, वो सिरे पर काटते हैं, सिरे पर, सिरे पर, सिरे पर, यानी कि किनारे से काटते हैं। ये ना जैसे एक्सो और एंडो, तो ये क्या करेंगे, देखो, एक तो न्यूक्लियोटाइड अलग करते हैं, और ये एंडो तो क्या होते हैं, अंदर से काटते हैं, बीच में से कहीं से काटते हैं, और एक्सो क्या करते हैं, बाहर से काटते हैं। तो एक्सो क्या क्या करते हैं, सिरे पे से काट रहे थे, वो ये डीएनए अणु को सिरे पर से काट देते हैं। एक्सोन्यूक्लियस कट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 एंड, तो 3 प्राइम एंड्स पे काटते हैं। जैसे देखो, यहां से काटा हुआ है, डायग्राम देखिए, कहां से काटा हुआ है, ये यहां से काट दिया, इसको देखो, ये अलग हो गया ना, यहां से टुकड़ा टूट के अलग हो गया, तो सिरा ही तो कटा ये वाला, ये सिरा काट दिया इसने, ठीक है। किसने काटा, एक्सोन्यूक्लियस ने। अब लेते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये सिरे के अलावा कहीं से भी काट देते हैं, बीच में से कहीं, लेकिन सिरा नहीं काटेंगे, बीच में से काटेंगे। तो ये क्या करते हैं, डीएनए अणु को या तो कह दो भाई बीच में से काटते हैं, या फिर ऐसे कह दो कि सिरे के अलावा कहीं से भी काट देते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस बीच में से काटते हैं, या फिर डीएनए अणु को सिरों के अलावा, एंड भी नहीं काटेंगे, बाकी कहीं से भी काट देते हैं। जैसे आपके यहां देखो, इसको कहां से काटा हुआ है, यहां से काटा हुआ है, देखो यहां से काट दिया, इतना सा टुकड़ा जो है ना, ये वाला टुकड़ा काट के अलग निकाल दिया, ये देखो यहां से अलग निकल गया आगे। कौन करता है ऐसा, एंडोन्यूक्लियस। ऐसा कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस ब्रेक्स डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द एंड, या डीएनए हेलिकल को कहीं से भी काट देगा सिवाय सिरे के। अब लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगला कौन सा भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये हर किसी जगह से नहीं काटता है, इसकी काटने की जगह फिक्स होती है बेटा, है ना, पेलियंड्रोमिक साइड पे काटता है, थोड़ी देर बात करेंगे। पहले इसके डिस्कवरर के बारे में बात करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको खोज करने वाले एक तो वार्नर अर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और डेनियल नाथन्स, 3 थे। काटेंगे रे काटेंगे, किसको, कहां से काटेंगे, बोला डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से काटेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाएंगे। और खोज करने वाले अर्बर ए स्मिथ नाथन्स, अर्बर ए स्मिथ नाथन्स, 3 वैज्ञानिक है, अर्बर स्मिथ नाथन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
अर्बन स्मिथ नाथन्स, इन्होंने इसको जो है ना डिस्कवर किया पहली बार। किसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन है जो कैंची की तरह काटता है? चकड़ 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 काटता है, चकड़ 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 काट देता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। के लिए इसको क्या कहा जाता है? आणविक कैंची। प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही कहते हैं मोलिकुलर सीजर। ये एंजाइम डीएनए अणु को स्पेसिफाइड, जो मैंने कहा था ना कि स्पेशल जगह काटता है, विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही काटता है, हर जगह से नहीं काटता है। द एंजाइम कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सीक्वेंस, या स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे काटता। उस जगह को क्या बोलते हैं जहां से काटता है? केवल एक डेफिनेट जगह से काटता, ना बाहर से काटता ना बीच में से काटता, ये तो केवल एक स्पेशल जगह पे काटता, और उस जगह को कहा जाता है रिकॉग्निशन साइट या पैलियंड्रोमिक साइट। पहली बार खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम था हिंडथार्ड, HIND। अभी इनका नामकरण करेगी थोड़ी देर में, HIND, हिंड सेकेंड, सॉरी थर्ड नहीं था, सेकेंड, हिंड सेकेंड। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंड सेकेंड खोजा था, हिंड सेकेंड, HIND सेकेंड। ये करता क्या है? देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? पहले तो पूरे डीएनए को चेक करता है। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहले डीएनए की पूरी सीक्वेंस को लंबाई में चेक करता है कि कहां पर मुझे वो काटने की जगह मिलेगी, उसके बाद अपना काम करता है। अब होता क्या, डीएनए पे एक जगह ऐसी आती है जहां पर 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है वो इसको पहचान में आ जाती है, जहां से इसको काटना होता है। अभी बताऊंगा आपको वो भी क्या होती है। इन जगहों क्या बोलते हैं जहां पर ये काटता है? उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस या अभिज्ञान क्रम या पैलियंड्रोम। क्या बोलते हैं? जहां पर ये डीएनए ये काटेगा, ये पूरे डीएनए पे ऐसे घूमेगा। पहले तो मन डीएनए पहले चेक करा दो, ये श्याम जी का भजना मैं तो डीएनए काटाला, श्याम जी का भजना। तो पहले क्या करेगा ये एंजाइम? जैसे मान लो ये एंजाइम पहले घूमता है, चेक कराओ पहले पूरा डीएनए, दिखाओ कहां से कटेगा। फिर ये ऐसे पूरा चेक कर लिया। फिर इसको एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर सीक्वेंस जो है ना, मतलब ऐसी सीक्वेंस आएगी कि ऊपर वाले की, और जैसे 3 ये 3-5 है, जैसे ये 3-5 मान लो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये 5 to 3 है। तो एक सीक्वेंस यहां पर ऐसी आएगी, जैसे मान लो यहां पर लगा हुआ है ए, लगा हुआ है यहां पर ए के सामने टी जुड़ता है, सबको पता है। तो फिर यहां पर सी, यहां पर जी ऐसे लगा हुआ, मान लो जी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, तो इस ऐसे कैसे ए लगा हुआ है, फिर सी लगा हुआ है। अब इसका उल्टा आएगा नीचे, जैसे यहां पर भी क्या होगा, हालांकि ए के सामने सी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे ही मान लेते, सपोज इधर भी सी आ गए, यहां पर भी ए के सामने टी लगता है, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मान लेते सी आ गया, इसका मतलब इसका उल्टा आ गया, फिर ए, तो यहां पर मान लेते ए आएगा, हालांकि ये जुड़ नहीं रहे भाई साहब, मैं इसका खंडन करता हूं, ये जुड़ते नहीं, ऐसे एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। चलो मैं ओरिजिनल एग्जाम्पल समझाता हूं फिर आपको, ठीक है। फिर ये काटता उसका समझा देता हूं। इस डीएनए में एक जगह मान लो, जैसे हिंड सेकेंड की बात करते हैं, तो हिंड सेकेंड पता है कहां काटता है? जैसे यहां आ गया मान लो जी, ए, फिर वापस ए, फिर टी और सी, तो बताओ इसके सामने कौन आएगा? जी से कौन जुड़ता है? सी। तो ए से कौन जुड़ता है? टी। फिर ए से कौन जुड़ता है? टी। फिर टी से कौन जुड़ता है? ए। फिर इससे ए, और सी से कौन जुड़ता है? जी। देखो ए डबल बॉन्ड के साथ टी से जुड़ता है, सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी से जुड़ता है। ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थाइमिन, सी फॉर साइटोसिल, जी फॉर ग्वानिनेज जुड़ते हैं। तो जहां पर जी है उसके सामने कौन आएगा? देखो सी आएगा, और सी के सामने जी, तो जी के सामने सी है ना, सी के सामने आ जाएगा जी, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं ऐसे। लेकिन आप गौर से देखो सीक्वेंस को, इसको ऐसे पढ़ो, GAATTC, GAATTC। अब इसको इधर से पढ़ो, GAATTC। ये तो सेम है, ये तो सेम हो गया भाई, ये तो मलयालम की तरह हो गया कि मलयालम, या इंग्लिश में मैडम, MADAM, या फिर तेजू के पापा के जूते, तेजू के पापा के जूते। इन शब्दों को आप कहीं से पढ़ो, सेम पढ़ने में आते हैं। जैसे तेजू के पापा के जूते,
तेजू के पा के जूते। इधर मैं ल या ल मैं ल या ल मेडम MEDAM तो सेम कहानी बन रही है कि आप इधर से पढ़ रहे हो तो GAATTC, तो इधर भी देखो GAATTC, ये ऐसी जगह होती है। फिर यहां से सलटा देता है, ये काट देता, फिर नहीं छोड़ता, ये ऐसे काटता, फिर यहां से ऐसे करके ऐसे काट देता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे काटता है, ऐसे काटता है। तो हर जगह नहीं काटता, जहां पर ऐसे मिलेगा ना, इधर से पढ़ने में इधर से पढ़ने में सेम सेम आ रहा है, वहीं डीएनए के उसी भाग से काटता है। इस जगह को क्या बोलते हैं? जहां पर सेम सेम इधर से उधर आता है, इसके लिए वर्ड आता है रिकॉग्निशन साइट या अभिज्ञान क्रम या अभिज्ञान स्थल या पैलिंड्रोम। तो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम परफॉर्म इट्स एक्शन आफ्टर इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए। पूरी डीएनए को इंस्पेक्ट करता है, देखता है सीक्वेंस एज सुन एज इट रिकॉग्नाइज, जैसे इसको मिलता है द स्पेसिफिक 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड। ये कितने न्यूक्लियोटाइड का मिला? 1 2 3 4 5 6 का मिल गया, तो 4 का भी हो सकता है, 5 का भी या 6 का भी मिलता है। सीक्वेंस द सीक्वेंस कॉल्ड रिकॉग्निज सीक्वेंस और पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस। केवल वहीं से काटता है, हर जगह से ये काटता नहीं है। ये देखो पहले चेक करेगा, फिर यहां से काटेगा। देखो ऐसे, अभी काटा ना मैंने, ऐसे काटेगा। अब ये डीएनए से जुड़ जाएगा। कौन डीएनए जुड़, काटना इसको, तो पहले क्या करेगा? डीएनए से जगह चेक कर ली, फिर वहां जुड़ गया, और जुड़ के क्या करता है? डीएनए के सुगर फॉस्फेट बैकबोन जो बनता है ना, आप कभी डीएनए पढ़ेंगे तो इस तरह से शुगर और फॉस्फेट से बनने वाला उसका ढांचा होता है। डीएनए जो पढ़ोगे ना तो आप ऐसे होता हो, ये किसके बने होते हैं? ये वाले, ये जो बनते हैं ना, ये शुगर और फॉस्फेट से बनते हैं। फॉस्फेट शुगर कभी पढ़ा हो आपने, फॉस्फेट शुगर इससे तो बनते हैं। तो सामने वाला भी ऐसे ही बनता है, फिर फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट है ना, शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर, फिर ऐसे बनता है। फिर यहां पर कौन लगता है? न्यूक्लियोटाइड वो लगते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ए के साथ जैसे डबल बॉन्ड से टी, सी के साथ जी के साथ सी जुड़ते जाते हैं, ऐसे डीएनए बनता है। तो पहले क्या करेगा? ये डीएनए से जुड़ेगा और डीएनए के शुगर फास्फेट जो बैकबोन है, ये वाला जो है ना, ये वाला इसके ऊपर कट लगाएगा। कट कहां लगाएगा? जहां पर वो इधर से उधर पढ़ने में सेम आ रहा है ना, पैलियंड्रोमिक साइट, वहां लगाएगा। तो अब ये डीएनए से जुड़ता है और डीएनए के शुगर फॉस्फेट बोन में स्पेशल जगह पर ही दोनों लड़ियों में कट लगाता है। नाउ इट बाइंड्स टू द डीएनए एंड नाउ कट आर मेड ऑन बोथ स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक पॉइंट एट द फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। अब थोड़ा सा पैलियंड्रोम के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली पैलियंड्रोम क्या होते हैं? ये अक्षरों का समूह होता है। मैं डीएनए का पैलियंड्रोम की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी दुनिया का जो है ना, कोई वर्ड ऐसा हो जिसको इधर से और उधर से पढ़ने में सेम सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अक्षरों का वो समूह जो आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो एक जैसा शब्द ही बनाता है, उसको कहते हैं पैलियंड्रोम। जैसे मैंने कहा ना आपको, मलयालम, मैडम, तेजू के पापा के जूते। हाँ, पढ़ने का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन कैसे? जैसे आपने डीएनए में 3 से 5 की ओर पढ़ा, तो फिर वापस भी 3 से 5 की ओर ही पढ़ना पड़ेगा आपको। आपने जैसे डीएनए में यूं नहीं हो सकता, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। जैसे अभी भी आपने पढ़ा, इसके पहले क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि एक मिनट आ जाओ, ई आ गया। देखो ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन कैसे? जैसे आपने 3 से 5 पढ़ा, तो GAATTC, तो इधर भी फिर 3 से 5 ही पढ़ना पड़ेगा। 3 इधर आएगा, इसका 3 इधर है, 5 इधर है, तो 3 से 5 ही पढ़ना पड़ेगा आपको। दोनों पे 3 से 5 की ओर पढ़ना पड़ेगा। ऊपर वाले का 3 से 5 इधर है, तो नीचे वाले का इधर है, तो सेम प्रोनाउंसिएशन होगा ना। तो यही लिखा है कि अक्षरों का वो समूह हो गया। समझ में आ गया आपके? अब लेते हैं डीएनए पैलियंड्रोम क्या होता है। तो डीएनए पैलियंड्रोम यही होता है कि ऐसा कोई सीक्वेंस आता है, ऐसी कोई क्रम आता है क्षारकों को, जिनको आप किधर से पढ़ लो सेम ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो। ये क्षार युग्मों का वो सीक्वेंस है जो पढ़ने पर है ना, ओरिएंटेशन सेम रखने पर, पढ़ने की जो ओरिएंटेशन समझ लो 3 से 5 तो 3 से 5, 5 से 3 तो फिर 5 से 3 ही, दोनों स्ट्रैंड को समान पढ़ा जाता है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। जैसे एग्जांपल ये रहा, अभी मैंने बताया था वही वाला है। जैसे 5 से 3 पढ़ रहे हो तो GATTC, तो फिर 5 से 3 इधर होगा, आपकी बार GATTC सेम ही आ रहा है। तो 5 से 3 में पढ़ रहे हो तो फिर दूसरे में 5 से 3 ही पढ़ना पड़ेगा। अगर 3 से 5 पढ़ रहे हो तो भी वही, दोनों में 3 से 5 पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 5 से 3 पढ़ो तो भी वही बात आएगी, लेकिन दोनों में 5 से 3 ही पढ़ना।
ये 5 से 3, वो भी 5 से 3, और 3 से 5 बढ़ रहे हो तो फिर इसमें भी 3 से 5, उससे भी 3 से 5, तो भी सेम आएगा। बस यहीं से काटता है, यहीं से काटता है रे तेरा। इस तरह का जो आता है ना उसको काटता है। जैसे इको R1 का था, जो भी मैंने बताया था ना, वो इको R1 का था, हिंड सेकंड का नहीं था, इको R1 का था। सॉरी बेटा, इको R1 क्या करता है, जैसे उसको मिल गया मान लो ये वाला, अभी जो बनाया था ना अपन ने, एग्जाम्पल था कह रहा हूं, तो ये इको R1 यहां से काटता है, ऐसे काट देता है, क्योंकि सेम मिल गया। देखो GAATTC, तो इधर भी क्या हो गया, देखो GAATTC, सेम मिल गया, तो यहां से काटता है। अच्छा ऐसे क्यों नहीं काटता है? अब आपका क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि सर ये ऐसे क्यों नहीं काटता है, ऐसे क्यों कटा रहे हो आप इसको, यूं करके यूं क्यों काटता है? बताओ क्यों काटता है? ऐसा काटने से पता क्या होता है, ये जो सिरे बढ़ते हैं ना काटने के बाद, वो ब्लंट होते हैं, बोटे होते हैं, बोटे, तो चिपकने में दिक्कत कम आती है, मतलब चिपक जाते हैं आसान। जैसे आप किसी चीज को ऐसे चिपकाओ, एक तो ऐसे डायरेक्ट ही, और एक ऐसे चिपकाओ ऐसे, तो ज्यादा बढ़िया कौन चिपकेगी? ये चिपकेगी, क्योंकि चिपकने के लिए जगह ज्यादा मिल गई। तो इसको वापस चिपकाओगे तो दूसरा भी ऐसे कैसे आएगा? अरे भैया आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज, एक तो इसको चिपकाओ, इन दोनों को चिपकाओ एक तो, और एक इसको चिपकाओ, अब बताओ ज्यादा बढ़िया जोड़ किसका रहेगा? इसका रहेगा। ये दोनों आपस में चिपके तो कितनी दूर चिपक चुके हैं, यहां तो कितनी जगह मिल गई चिपकने के लिए, और वो सीधा ही चिपक रहे हैं। तो ऐसे क्यों काटता है ये, यूं यूं करके तिरछा क्यों काटता? पहले यूं, फिर यूं, फिर वापस यूं, है ना? पहले यूं, फिर यूं, फिर यूं क्यों काटता है? ऐसे सीधा क्यों नहीं काट रहा है? ऐसे यूं 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 क्यों काट रहा है? क्यों? क्योंकि ऐसा काटने से जो जुड़ते हैं ना नए, दोबारा जोड़ोगे आप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे, एक डिजायर्ड डीएनए और एक बाहर का डीएनए, मतलब एक डिजायर्ड डीएनए और एक वेक्टर डीएनए को जोड़ोगे तो वहां पर वो आसानी से शानदार तरीके से जुड़ जाते हैं, इसलिए काटता ही हमेशा ऐसे ही है। ये देखो काटा हुआ, आपके सामने 2 डीएनए है, एक थोड़ा कालिया कालिया डीएनए है, उसको कहते हैं यहां पर डिजायर्ड डीएनए कहा हुआ। देखो फॉरेन डीएनए भी कहते हैं डिजायर्ड को, जो काम का डीएनए फॉरेन डीएनए है, और ये वाला वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है, ठीक है। अब इसको यहां से काटा, देखो इसको यहां से काटा, यहां से, इसको भी यहीं से काटा, वही सेम इको R1 काटा तो इसको भी इको R1 ही काटेगा। फिर ऐसे काट के देखो दोनों को अलग अलग कर दिया, इसका ये हटा दिया पार्ट, तो अब ये रह गया ना। इसके बाद देखो अगर आप इसको हटा देते हो तो ये वाला पार्ट रह गया, और इसको यहां से हटा देते हो फिर ये वाला रह गया, और फिर दोनों को जोड़ दिया, तो देखो कितना बढ़िया जोड़ बनाया, कितना मजबूत जोड़ है, क्योंकि जोड़ ऐसे है ना भाई? मुझे लगता है समझ में आ गया आपके, तगड़ा जोड़ बनाया ना, बस हो गया काम। अब लेते हैं इनका नाम कैसे निकालते हैं। हालांकि ये 12th में नहीं है नाम पद्धति, लेकिन फिर भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा इसके बारे में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, ये 3 एंजाइम कोई भी उसका नाम कैसे निकालते हैं। तो पहला जो नाम, जैसे हिंड सेकंड, मान लेते हैं हिंड सेकंड है, तो उसका जो पहला अक्षर है ना एच उसके बैक्टीरिया जिससे लिया गया ना उसके जीनस के नाम से आता है। फिर उसके बाद के आगे के 2 वर्ड आते हैं वो उसकी जाति से आते हैं। जैसे ये आपका जो है ना हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया गया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से लिया गया है। कौन? हिंड। किसी बैक्टीरिया का नाम कैसे निकालते? देखो जैसे आप कह रहे हो अभी पहला जो खोजा गया रेस्ट्रिक्शन था ना हिंड सेकंड, उसका नाम कैसे निकाला गया? ये जो एच है, एच ये तो जिस बैक्टीरिया से लिया गया है उसका जीनस है, और इस बैक्टीरिया किससे लिया गया बताओ? वो हीमोफिलस बैक्टीरिया से लिया गया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, तो ये आगे के 2 वर्ड है ना, ये इन्फ्लुएंजी के, उस बैक्टीरिया का नाम पूरा क्या है? जीनस, और ये जाति हो गई इन्फ्लुएंजी। क्या हो गई? इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी से लिया गया है, तो बैक्टीरिया का नाम ही क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से लिया गया है। फिर उसके बाद में डी क्या है? ये तो चलो ये तो हो गया जीनस बैक्टीरिया जिससे लिया गया है, ये स्पीसीज के 2 नाम हो गए, छोटे अक्षरों में लिखते हैं। फिर ये डी कौन है? डी, ये डी स्ट्रेन है उसकी, उस बैक्टीरिया की स्ट्रेन। अगर कोई बैक्टीरिया सेम नहीं होते, मान लो एक ही जाति के है लेकिन उनके अलग अलग कुछ ना कुछ कैरेक्टर अलग है, कलर अलग है या और कोई चीज अलग है, तो उसके लिए वर्ड आता है स्ट्रेन। तो ये वाला वर्ड किसको बताता है? स्ट्रेन को बताता है। स्ट्रेन की कौन सी बैक्टीरिया की स्ट्रेन ली गई है। फिर ये जो सेकंड है ना, सेकंड ये वो उसी बैक्टीरिया की उसी स्ट्रेन से वो कितने नंबर का एंजाइम है, कि एक पहला निकला तो वो हो जाएगा हिंड फर्स्ट। हालांकि हिंड फर्स्ट सक्सेस नहीं हुआ था, नहीं तो फिर हिंड सेकंड पहला एंजाइम नहीं होता।
फिर उसका दूसरा एंजाइम निकाला उन्होंने, वो सही निकल गया, या उसी एक स्ट्रेन से मान लो पहला निकाला तो फर्स्ट लग जाएगा, दूसरा उसी से दूसरा निकाला तो सेकंड लग जाएगा, तीसरा निकाला थर्ड लग जाएगा। तो पहला नाम बैक्टीरिया का जीनस, अगले दो नाम बैक्टीरिया की स्पीसीज जिससे निकालते हैं, चौथा नाम स्ट्रेन का, और जो आगे नंबर लगे हुए ना सेकंड थर्ड, वो कितने नंबर का एंजाइम है उसका, ऐसे निकाल लिखते हैं। समझ में आ गया वो शायद। जैसे अब इको R1 का करो, देखिए ये तो हिंट सेकंड का किया, इको R1 का करो, ये वाला है मान लेते इको R1, इसका निकालो। देखिए इको बोले तो ई बोले तो इस्चेरेसिया, इस्चेरेसिया, राइट, इस्चेरेसिया, चिया, इस्चेरेसिया। को बोले तो कोलाई, COLI, तो बैक्टीरिया का नाम हो गया इस्चेरेसिया कोलाई। आर बोले तो उसकी आर स्ट्रेन, और सेकंड बोले तो पहला एंजाइम, वो फर्स्ट बोले तो पहला एंजाइम, इस स्ट्रेन से निकला हुआ ये पहला एंजाइम, ऐसे नाम निकालते हैं। मुझे लग रहा है शायद मैं अपनी बात कहने में कामयाब रहा हूं, समझ में आ गया कि नाम कैसे निकालते किसी भी एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। पहला अक्षर जीनस का ले लेते हैं बैक्टीरिया का जिससे निकाला गया है, दो अगले अक्षर है ना वो स्पीसीज से ले लेते हैं, और अगला उससे आगे वाला उसकी स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन का मतलब प्रभेद, एक ही तरह के, एक ही जाति के बैक्टीरिया भी अलग अलग हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, सफेद भी हो सकते हैं, तो काले को अलग स्ट्रेन कहेंगे, सफेद को अलग कहेंगे, या और भी कोई अंतर हो सकता है। ऐसे किसी भी एंजाइम को नाम ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गई? जैसे पहला एंजाइम है इको R1, फिर उसी भी स्ट्रेन से दोबारा निकल गया इस्चेरेसिया कोलाई की आर स्ट्रेन से दूसरा एंजाइम, तो इको R2, ऐसे हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया एंजाइम के बारे में पूरी की पूरी बात, न्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूरी बात हो गई है। अब हम लोग लेंगे अगला जो सामान चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसका नाम है वेक्टर, वाहक। वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से आना जरूरी है, बहुत अच्छे से दे रखा बुक में आपके, कि ये डीएनए को, ये जो है ना होता तो डीएनए ही है, और किसको, जो वांछित डीएनए होता है या फॉरेन डीएनए जिसको कहते हैं, या फिर डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन कहते हैं, है ना, उसको जोड़ने के लिए चाहिए। तो ये डीएनए जो किसी डिजायर्ड डीएनए को किसी पोष माध्यम में डालने के लिए एक कैरियर का काम करते हैं, उन्हीं को वेक्टर डीएनए कहते हैं। देखो ऐसा डीएनए जो किसी डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड जीन को किसी न्यूट्रिएंट के, जो न्यूट्रिएंट या किसी बैक्टीरिया में डालने के लिए कैरियर का काम करते हैं, इसको पकड़ के ले जाता है। जैसे ये वाला है और इसने ये पेन पकड़ लिया, ये मेरा काम का जीन है मान लो पेन, और ये कहते हैं प्लाज्मिड या वाहक है, तो ये इसको ले जाके कहीं भी डाल दो आप, इसको ले जाके। तो ऐसे द डीएनए यूज्ड एज कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग ए फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए और डिजायर्ड डीएनए इनटू सुटेबल होस्ट, उसी को कहते हैं वेक्टर डीएनए। समझ में आ गया होगा? वेक्टर डीएनए क्या बोलते हैं? वेक्टर या वाहक कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा कौन कौन है जो किस किस में होता है? ये ऐसे प्लाज्मिड में हो सकते हैं, या फिर जीवाणु भोजी जो होता है ना, वायरस है ना, जो कोशिका में रेप्लिकेशन करता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया को यूज करते हैं, वायरस को भी यूज करते हैं। यू नो दैट द प्लाज्मिड एंड हेटेरोफेज, देखो यू नो दैट द प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की कोशिका में जो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, बैक्टीरिया में अटैक करता है, उसके अंदर रेप्लिकेट करता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं, या प्लाज्मिड को भी यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली वो करते हैं। अब इसके वेक्टर जो होता है ना प्लाज्मिड, वो बैक्टीरिया में होता है। जैसे आप इंटरनेट चालू करते हैं, इंटरनेट से ये देखो, जैसे आप किसी बैक्टीरिया में जाएंगे ना, ये प्लाज्मिड, आप किसी बैक्टीरियल सेल में जाओगे तो आपको ये इस तरह से मिलेगा। ये खूब सारे प्लाज्मिड होते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल है, देखो दिख रहा है इसमें ये वाला, ये तो मेन बैक्टीरियल डीएनए इसका, मेन क्रोमोसोम इसका, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इन्हीं को कहते हैं प्लाज्मिड। इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड जो होता है ना, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं इसके अंदर। ये ऊपर वाले ने बड़ा कमाल का काम किया, इस बैक्टीरिया में इसको ज्यादा काम नहीं दिया गया है, इसका कोई काम नहीं है। जैसे ऊपर वाले को पता था कि एक दिन आदमी जो है ना, इसके अंदर डिजायर्ड डीएनए जोड़ के अपना मल्टीप्लिकेट कर लेगा, उसको मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, इस तरह इसको बनाया गया है। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं बेटा, ये बैक्टीरियल सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इनको निकाल भी लोगे तो भी बैक्टीरिया नहीं मरेगा, है ना।
ना इसके कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ से लेना देना है कि आपने निकाल दिया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। तो एक वेक्टर की विशेषता होगी, दीज आर नॉट नेसेसरी टू कीप बैक्टीरिया सेल अलाइव और फॉर देयर ग्रोथ, कि वाहक जो होते हैं, प्लाज्मिड जो होते हैं, जिनके साथ हम डिजायर्ड डीएनए को या वांछित डीएनए को जोड़ते हैं, वो प्लाज्मिड या वो वेक्टर बैक्टीरिया के लिए जिंदा रहने के लिए भी जरूरी नहीं है, तो ग्रोथ के लिए भी जरूरी नहीं है। फायदा नंबर 2, इनको कभी निकालना तो आसानी से अलग हो जाते हैं, निकालना भी इजी है ना, इजीली सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। होते कैसे, मैंने अभी दिखाया आपको, गोल गोल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, तो दीज आर सर्कुलर। अच्छा, वो साइट भी होती है जहां पर उसको कटवाते हैं ना, पढ़िए, इको R1 काटता है या हिंड सेकंड काटता है, वो साइट भी इसके ऊपर होती है। तो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन देम। काटने का भी व्यवस्था, देखो कितना गजब किया ऊपर वाले ने, कि इसको ऐसा बनाया कि बैक्टीरिया तेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तो इसके बिना भी जिंदा रह लेगा, इसके बिना भी ग्रो कर लेगा। बैक्टीरिया के अलावा भी रेप्लिकेट हो जाता है, और इसके अंदर काटने की जगह भी वैसी की वैसी है जैसे बाकी दूसरे डीएनए पे होती है। तो दीज आर सर्कुलर, ये है वर्ताकार होते हैं। बहुत अच्छे से क्वेश्चन सारे के सारे। स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट ऑन देम विच आर कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और वो साइट भी होती है, पैलिंड्रोमिक साइट जो कह रहे थे अभी, इसके ऊपर भी होती है और उसके ऊपर भी होती है, डिजायर्ड डीएनए पे भी होती है और इस वाहक या प्लाज्मिड के ऊपर भी होती है, दोनों जुड़ भी जाते हैं। और अगर दोनों को एक का ले लिया आपने डिजायर्ड डीएनए और दूसरे का वेक्टर या प्लाज्मिड, है ना, एक जीव का डीएनए, दूसरा जीव का भी डीएनए, इन दोनों को जोड़कर नया जो डीएनए बनता है, इस टेक्नोलॉजी को तो कहते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी, और बनने वाले डीएनए को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या छोटा आर लगा के डीएनए। अब एक एक को लेते हैं। सबसे पहले हम एक प्लाज्मिड के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है PBr 322। PBr 322 एक बहुत अच्छा प्लाज्मिड बेटा, इसको बोलीवर और रोड्रिग्स दो वैज्ञानिक थे। PBr में B फॉर बोलीवर, P फॉर प्लाज्मिड, लिखते भी ऐसे छोटा P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिग्स, इन्होंने निकाला था। और अपने प्रयोग संख्या 322 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उनके 322 नंबर के प्रयोग में निकला था ये। तो बोलीवर और रोड्रिग्स ने अपने प्रयोग संख्या 322 में इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम ही क्या निकाल दिया, PBr 322। This plasmid was synthesized by Bolivar and Rodrigues in their experiment number 322. Hence it is called PBr 322 plasmid। PBr 322 आपके सिलेबस में है। इस पर दो तो एंटीबायोटिक जीन होते हैं बेटा। देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं इसका, PBr 322 का, आपके ऐसे कैसे सिलेबस में दे रखा है ये PBr 322 है। कोई सा ये आपकी बुक में ऐसे कैसे है, देखो ये वाला, ये साइड देखो, ये एग्जाम में आ भी सकता है। एक बार बनाए सारे बच्चे इसको 2 मिनट में। आई एम एंजॉइंग द टी, जस्ट फास्ट। अरे भैया मुंह क्या फाड़ रहा है, बना ले, मैं तेरे को कह रहा हूं साइड वाले को, हाँ तू बना फटाफट इसको, 2 मिनट के अंदर फटाफट बना बेटा, जल्दी बना। हाँ ये खिड़की के पास वाला, जल्दी कर बेटा, एग्जाम में आएगा ये, देख बुक के अंदर दे रखा है। PBr 322 बहुत इजी है। बुक में है ना आपकी, ये रहा, ये PBr 322 ही है। क्या बात कर, हाँ PBr 322 ही तो है बुक के अंदर, ये वाला एकदम शानदार है, छोटा सा है, बहुत इजी है। यहां पर PST1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको काटने की जगह है, यहां पर काटेगा इको R1, कभी काटेगा तो उसकी पैलिंड्रोमिक साइट या रिकॉग्निशन साइट है, कभी बेम H1 काटेगा तो उसकी रिकॉग्निशन साइट है, कभी PU सेकंड काटेगा तो उसकी है, और यह है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेट होना शुरू होता है। एक के एक बच्चे के पास कॉपी में बना मिलना चाहिए, ध्यान रखना। बन गया, बन गया होगा, थोड़ा और टेक्निकल बढ़ाओगे या ज्यादा हो जाएगा, फिर ये सही है। ये आप वाला सूबहू है, ये आपके है, दिख रहा है साहब, दिख रहा है साहब, एक ही बात है, वही है, वही PST1।
अब आपको होगा सर पहले वाला सही था, तो पहले वाला ले लो। चलो चलो पहले वाला बना लो, बस ये बनाओ, बन गया। अब बताओ क्या क्या है सर। ये दो तो देखो, इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन ये वाला, और ये वाला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दो तो रेजिस्टेंट जीन हो गए इसमें, दो एंटीबायोटिक हो गए, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो गए, सॉरी दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन हो गए। एक तो एम्पीसिलिन, एंटीबायोटिक से कभी इसके ऊपर असर नहीं होगा, एक टेट्रासाइक्लिन से भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंट जीन है इसके पास। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद कभी वांछित डीएनए जोड़ना है, अरे भैया एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन में एंटीबायोटिक है, इतनी दूर का जो दिख रहा है ना आपको, ये जो स्काई ब्लू कलर है, ये इतनी दूर का कौन सा जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और ये वाला जो है ना, ये हो गया आपका एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। जब तक ये जीन है मकजम, जब तक टेट्रासाइक्लिन जीन है तब तक इसका कुछ बिगड़ना नहीं है, चाहे आप टेट्रासाइक्लिन में डाल दो चाहे एम्पीसिलिन में डाल दो। समझ में आ गया? आ गया। अब आपको कभी जो है ना डिजायर्ड डीएनए या एलाइन डीएनए भी कहते हैं उसको, या फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए भी कहते हैं, उसके कई नाम है, पैसेंजर डीएनए भी कहते हैं उसको, सोर्स डीएनए भी कहते हैं। तो उसको जोड़ोगे कहां? इन दोनों के बीच में जोड़ते हैं, इको R1 से कटवाते हैं या तो, या बेम H1 से कटवाते हैं, इनके बीच में जोड़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। तो दो तो रेजिस्टेंट जीन हो गए। कभी आपको जीवन में डिजायर्ड डीएनए जोड़ना पड़ा तो इस एरिया में ऊपर वाले में जोड़ोगे आप, इसमें है ना, यहीं पे जोड़ोगे आप। समझ में आ गया? इसेरेसिया कोलाई में इसकी बहुत सारी, इसको डाल दो वापस जोड़ के, तो इसेरेसिया कोलाई में इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। 12 इसके रेस्ट्रिक्ट रिकॉग्निशन साइट होते हैं। जैसे अभी कितने बनाए आपने? 1 2 3 4, 4 के लिए बनाए। एक आधा बुक में और होगा, देख लेना, उसको बना लेना, है ना। 4 के लिए बनाए, ऐसे 12 के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन है कि पीबीआर 322 में कितने एंजाइमों के काटने की जगह होती है, कितने एंजाइमों का रिकॉग्निशन साइट होता है, कितने एंजाइमों का तोड़ने वाली जगह होती है। आंसर आएगा 12 एंजाइमों के रिकॉग्निशन साइट होते हैं, 12 एंजाइमों के लिए पैलिएंड्रोमिक साइट होती है। समझ में आ गया क्या? इट कंटेन्स रिकॉग्निशन साइट फॉर 12 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर कभी काटना पड़े तो पहले इसको काट दो रेस्ट्रिक्शन साइट से, काटने के बाद दो प्लाज्मिड में वांछित जीन के निवेश करना हो, कभी डालना हो डिजायर्ड जीन, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको काट लेते हैं, काट के पहले इसको सीधा कर लेते हैं, रेखीय कर लेते हैं। ऐसे इसको जैसे यहां से काटा, मान लो इको R1 ने यहां से काटा, तो फिर ये सीधा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे कोई चूड़ी है, उस चूड़ी को आपने ना बीच में से काट के और सीधा कर लिया, पकड़ के, ऐसे हो जाएगा। और दोनों के बीच में फिर डिजायर्ड डीएनए वापस लगा के जोड़ देंगे ऐसे। इसके बाद दोनों सिरों को जोड़ते हुए बीच में 5 से 10 केबी का डीएनए का टुकड़ा जोड़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है, कितने का जुड़ेगा इसके साथ? 5 से 10 किलो बेस का ही जुड़ता। फिर ही उसको वापस क्या करेंगे? प्लाज्मिड को। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि प्लाज्मिड स्वतंत्र रूप से द्विगुण करने वाली जो संरचना है वो प्लाज्मिड है, अकेला अगर रेप्लिकेट हो रहा है तो प्लाज्मिड है। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ जुड़ के फिर उसके बाद में रेप्लिकेट हो रहा है, तब इसका नाम प्लाज्मिड नहीं होता, फिर अधिकाय या एपिसोम होता है। दोबारा सुनना, अकेला रेप्लिकेट करे, अभी जस्ट आपको समझाया था मैंने कि ये बैक्टीरिया के अंदर वापस आपने इसको इंसर्ट कर दिया, जैसे ये तो मेन क्रोमोसोमल डीएनए या मेन डीएनए हो गया, और ये वापस डाल दिया मान लो आपने इसको, है ना। अगर ये अकेला ही रेप्लिकेट हो रहा है, अकेला ही ये रेप्लिकेट हो रहा है ना, अकेला ही 2 बन रहा है, 4 बन रहा है ऐसे, तब तो इसको कहेंगे हम प्लाज्मिड। लेकिन अगर ये मेन क्रोमोसोम के साथ जुड़ के फिर रेप्लिकेट हो रहा है, तब इसके लिए वर्ड आता है एपिसोम या अधिकाय, एपिसोम या अधिकाय। और जिन सेल में ये प्लाज्मिड मिलता है उसके ऊपर ना तो एम्पीसिलिन का असर होता, मैंने पहले कह दिया आपको, और ना ही टेट्रासाइक्लिन का असर होता। समझ में आ गए? अब जैसे ही मान लो आपने कोई जीन है वो इस पे जोड़ दिया, एम्पीसिलिन वाली जगह पे जोड़ दिया, तो पता क्या होगा? ये एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस खो देगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि कभी आप इसको एम्पीसिलिन में डाल के देखोगे तो इसके ऊपर एम्पीसिलिन का असर होने लग गया, होने लग जाएगा, और आपको इससे ये फायदा होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपने जो जीन या डीएनए जोड़ा है वो वास्तव में इसके साथ जुड़ गया, क्योंकि जुड़ने के चक्कर में तो इसका एम्पीसिलिन का जीन खराब हो गया और उसके चक्कर से इसके ऊपर एम्पीसिलिन का असर होना शुरू हो गया। और अगर वो इधर जुड़ गया है तो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस खो देगा, अगर इधर जुड़ा
तो ये वाला जीन गया काम से, भी टेट्रासाइक्लिन का असर होना शुरू हो गया। और इधर जुड़ा तो एम्पिसिलिन वाला जीन का एम्पिसिलिन जीन गया काम से और एम्पिसिलिन का असर होना शुरू हो गया। इस गुण के आधार पे पता करते हैं कि डीएनए जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। समझ में आ गया? वांछित डीएनए को एंटीबायोटिक कोई से भी जोड़ देते हैं, एक के ऊपर जोड़ देते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ दिखा देते हैं। जो बातें मैंने बोली है वो आपके नोट्स के अंदर या आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। ये देखो, ये देखो, इस प्लाज्मिड की 2 एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं। कौन कौन से 2 के लिए? एमपीआर, एएमपीआर। व्हाट इज एमपीआर? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। टेटार, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये देखो, इसको जो डिजायर्ड डीएनए ना, जो काम का डीएनए, उसके कई नाम है। कोई कहे डिजायर्ड डीएनए, कोई कहे एलियन डीएनए, एलियन विदेशी, दूसरे ग्रह का। कोई कहे फॉरेन डीएनए, कोई कहे टारगेट डीएनए, कोई कहे पैसेंजर डीएनए, कोई कहे सोर्स डीएनए, कई नाम है। डिजायर डीएनए, श्याम तेरे कितने नाम, जा रहे श्याम, तेरे से ज्यादा तो मेरे डिजायर डीएनए के नाम है। कि कई नाम है, कोई डिजायर डीएनए, कोई एलाइन डीएनए, एलियन डीएनए, कोई फॉरेन डीएनए, कोई टारगेट डीएनए, कोई सोर्स डीएनए, कोई पैसेंजर डीएनए, कोई सिंथेसाइजिंग डीएनए, ऐसे कई नाम कहते हैं। इसको टेट आर और एएमपी के बीच में जोड़ते हैं। मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मैंने अभी बताया था आपको, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काट के समाकलित कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। समझ में आ गए? तो फॉरेन डीएनए या एलाइन डीएनए, जो भी नाम है इनके, फॉरेन डीएनए, एलाइन डीएनए, इंग्लिश में देखो, ये सारे के सारे इनको कहां जोड़ते हैं? इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिटवीन टेट आर एंड एएमपीआर। उसके बाद में स्थिर या कोलाई में डाल के इसकी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, बहुत सारी प्रतियां बना लेते हैं। कितने एंजाइम इसको तोड़ सकते हैं? अभी जस्ट बताया था मैंने कि 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको तोड़ सकते हैं। 12 एंजाइमों को तोड़ने की इसके अंदर जगह होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। उसके बाद में 12 के लिए होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात है? आ रही, मुझे पता है तूफानी आ रही। जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं बादशाह बन रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं वो तो अब आपको कभी जोड़ना हो, देखो प्लाज्मिड में अगर वांछित जीन इंसर्ट करना है, निवेश करना है, तो रेस्ट्रिक्शन से काट के इसको रेखीय कर लेंगे। रेखीय तो आता होगा, जैसे कोई कड़ा है मान लो ऐसे गोल, उसको किसी ने काट के एक यू करके सीधा कर दिया तो हो गया, रेखा बन गई उसकी, रेखीय बन गया। नहीं होता क्या? इसके बाद रेखीय होने के बाद क्या करेंगे? दोनों सिरों को उसके साथ जोड़ देंगे। इसके बाद दोनों सिरों को जोड़ते हुए जो डिजायर्ड डीएनए ना, बाहर का डीएनए, वो उस प्लाज्मिड को सीधा करके उसके साथ जोड़ देते हैं। कितने का जोड़ते हैं? 5 से 10 किलो बेस का वांछित डीएनए या डिजायर्ड डीएनए जोड़ देते हैं। आफ्टर दिस, जब उसको काट के सीधा कर ले, रेखीय लीनियर कर लिया, तो उसके बाद डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट अबाउट 5 to 10 kb किलो बेस लेंथ इज एडेड टू द मिडिल बाय जॉइनिंग बोथ द एंड्स। किस किसको जोड़ दिया आपने? प्लाज्मिड डीएनए और फॉरेन डीएनए या फॉरेन डिजायर्ड को ही बोलते हैं। अब कभी कभी तो क्या करता है, देखो स्वतंत्र रूप से अगर ये प्लाज्मिड खुद अकेला ही रेप्लिकेट हो रहा है, द स्ट्रक्चर दैट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड प्लाज्मिड, मैंने भी बता दिया। और कभी कभी ये रेप्लिकेट किसके साथ जुड़ के होता है? मेन क्रोमोसोम के साथ, है ना। खुद अकेला हो तो एपिसोम, सोम सोम, एपिसोम, अकेला ही रेप्लिकेट हो तो एपिसोम, और उसके साथ हो तो ये देखो, अभी जस्ट ही आपको बताया था, ये अकेला ही रेप्लिकेट हो रहा है, गुणन कर रहा है, संख्या बढ़ रही है, तब तो क्या कहलाएगा? प्लाज्मिड। और कभी इसके साथ जुड़ के फिर रेप्लिकेट हो रहा है बैक्टीरियल का मेन डीएनए के साथ, तब इसके लिए वर्ड आता है एपिसोम, सोम सोम, एपिसोम। समझ में आ गई भाई? अकेला रेप्लिकेट हो तो प्लाज्मिड है, और इसके साथ जुड़ के रेप्लिकेट हो रहा है, संख्या बढ़ा रहा है, तो वो एपिसोम है। तो द स्ट्रक्चर दैट रेप्लिकेट्स independently is called a plasmid, while the structure that replicates with attached to the main chromosome of the bacterium is called episome। जिनमें पीबीआर 322 होता है, जिस सेल में पीबीआर 322 एंटीबायोटिक जीन का असर नहीं, देखो जिन सेल में पीबीआर 322, क्योंकि दोनों जीनों की दोनों एंटीबायोटिक की इसके पास जीन है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दोनों का असर इसके ऊपर नहीं होता है। द सेल फ्रॉम विच द पीबीआर 322 प्लाज्मिड इज डिराइव्ड, है ना, या जिसमें डाल दिया है, जिसके अंदर है,
उसके अंदर कभी भी एंटीबायोटिक का और एम्पिसिलिन, इस दोनों एंटीबायोटिक का एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का असर नहीं होता है। अब कैसे पता लगेगा कि आपका जीन जो डाला था वो जुड़ा या नहीं जुड़ा? लिखा है देखो, जिन कोशिकाओं में प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक में आपने अगर डिजायर्ड जीन लगा दिया, उसका वो इनएक्टिवेशन हो जाएगा, वो जीन काम करेगा ही नहीं, और ये एक ही एंटीबायोटिक से फिर वो आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो whereas such cell those whose plasmid contain foreign DNA is an antibiotic gene, it becomes inactive, inactivation by insertion, that it shows and it shows resistant to the same antibiotic। एक से दिखाएगा फिर दूसरे से रेजिस्टेंस, जैसे टेट्रासाइक्लिन वाले में जोड़ दिया तो टेट्रासाइक्लिन से प्रतिरोधकता नहीं रही, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब केवल किससे दिखाएगा फिर? बताओ दे किससे दिखाएगा? एम्पिसिलिन से। और एम्पिसिलिन के ऊपर जोड़ दिया, एम्पिसिलिन वाले जीन पे जोड़ दिया तो फिर टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस दिखाएगा, एम्पिसिलिन से चला गया। इससे क्या पता लगेगा कि जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? ठीक है भाई, इस गुण के आधार पे वांछित डीएनए के संयोजी जुड़ने से जो है संयोजी वाहक के साथ पहचान कर लेते हैं जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। ठीक है भाई, वांछित डीएनए को कोई भी एंटीबायोटिक जीन पे जोड़ देते तो बात हो चुकी है। सही है। अब लेते हैं एग्जाम्पल दिया इन्होंने, माना कि पीबीआर 322 में टेट्रासाइक्लिन जो प्रतिरोधी जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, उसके बेम H1 जो भी पढ़ा है ना अपने बना होगा, उसमें बेम H1 उस पर हमने फॉरेन डीएनए जोड़ा तो है ना, तो क्या हुआ बताओ? इससे टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस चला गया, मैं समझा दिया। और उसको अगर आप एम्पिसिलिन में रखोगे तो खराब नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन में रखोगे तो खराब हो जाता है। यही एग्जाम्पल से यहां समझाया हुआ है। मैं समझता हूं सारा का सारा आपके समझ में आ गया। पीबीआर 322 ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ कि अगर आपने ऐसा कर तो फिर एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, वो टेट्रासाइक्लिन नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के ऊपर आपने जीन जोड़ चुके हैं। ठीक है भाई, अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट इसके साथ जुड़ा ही नहीं है वो तो दोनों में ही ग्रो कर सकता। अब देखो पीबीआर 322 पे और क्या क्या होता है। पीबीआर 322 पे इनका तो वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, कौन कौन सी एंजाइम की 12 बताया था ना, 12। तो 12 में से देखो कुछ तो ये रही, हिंद थर्ड भी काट सकता है किसको? पीबीआर 322 को। इको R1 काट सकता है किसको? पीबीआर 322 को। बेम H1 सेल1 है, सेल1 PVU सेकेंड, PST1 CLA फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 के तो नाम ही आगे शायद है, 1 2 3 4 5 6 7 के तो नाम ही आगे। इसके अलावा और क्या है? ओराई है। अभी डायग्राम में देखो आपने लिखा है ओराई, ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई कहते हैं शॉर्ट में उसको, ORI। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ROP भी होता है, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर भी होता है ना। प्राइमर का प्रतिकारक ROP एक जीन है जो छोटे छोटे प्रोटीन बनाता है, ये भी इसके ऊपर पाया जाता है। और हाँ, ये सारे प्रतिकृति में शामिल हो। तो क्या क्या मिला देखो इसके अंदर, मारा रे पीबीआर में रेस्ट्रिक्शन साइट्स, मारा रे पीबीआर में रेस्ट्रिक्शन साइट, हिंड थर्ड की रेस्ट्रिक्ट साइट, इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट, बेम H1 सेल1, PVU सेकेंड, PST सेकेंड। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दोनों AMPR AMP टेटार, रोप कोड रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, रोप इज ए जीन विच कोड्स फॉर ए स्मॉल प्रोटीन, स्मॉल प्रोटीन के लिए एक कोड करने वाला जीन होता है जिसका नाम है रोप, वो भी इसके ऊपर होता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये आपका पूरा डायग्राम भी आ गया और सारा का सारा कहानी इसकी हो गई। अब दो तरह के जो है ना बेटा, कोई भी अगर आपको जोड़ना है, वेक्टर लेना है, तो वेक्टर जो है ना दो अलग अलग बैक्टीरिया से लेते हैं जनरली। तो जनरली दो बैक्टीरिया के वेक्टर्स को यूज करते हैं, वाहक को यूज करते हैं। अगर आपको कभी एनिमल सेल के लिए चाहिए, एनिमल का जीन जोड़ना है, तब तो इसेरेसिया कोलाई, इसेरेसिया कोलाई एनिमल जीन को या एनिमल डीएनए को जोड़ने के लिए। अगर आपको जंतु के लिए आपको चाहिए, जंतुओं के लिए वेक्टर चाहिए, एनिमल डीएनए के लिए, एनिमल जीन के लिए चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तब तो इसेरेसिया कोलाई। मान जंतु को डीएनए जुड़वा दो, ये मंगवा दो एक वेक्टर, ये थे तो जंतुओं को डीएनए, एनिमल को डीएनए जुड़वा दो, ये मंगवा दो एक वेक्टर। तो उस वेक्टर कहां से लाना पड़ेगा? वो इसेरेसिया कोलाई से। और अगर आपको प्लांट्स के लिए चाहिए तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है ना। इसके दो टीआई प्लाज्मिड आता है, एक और आता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। इन दोनों का प्लाज्मिड ले सकते हैं आप, दोनों का
दोनों को के प्लाज्मिड को वाहक के रूप में ले सकते हैं। तो एनिमल का जोड़ना हो तो इसेरेसिया कोलाई, और प्लांट्स का अगर डीएनए जोड़ना है या रिजल्ट जीन जोड़ना है तो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। इसके बाद चौथी चीज चाहिए एंजाइम डीएनए लाइगेज। आप पढ़ क्या रहे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो चौथा चाहिए डीएनए लाइगेज। इसका काम क्या होता है, जोड़ने का। चिपका लो डीएनए, है ना, जोड़ लो डीएनए, भाई फॉरेन डीएनए जिसको आप डिजाइड भी कह रहे हैं, और एक आपका वेक्टर डीएनए, इन दोनों को जोड़ने वाला होता है लाइगेज। पहली बार मार्टिन गेलर्ट ने देखा था इसको, आपकी बुक में दे रखा है, 12th की बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्टिन गेलर्ट ने खोज दिया लाइगेज एंजाइम 67 है। ये जोड़ने वाला होता है, देखो जोड़ता है दोनों डीएनए को। दोनों डीएनए को चिपकाना हो तो फेविकोल है। तो मार्टिन गेलर्ट डिस्कवर्ड लाइगेज एंजाइम फर्स्ट टाइम इन 1967। बहुत गजब क्वेश्चन है। लाइगेज लाइगेज मार्टिन गेलर्ट, लाइगेज लाइगेज मार्टिन गेलर्ट, लाइगेज लाइगेज मार्टिन गेलर्ट, लाइगेज लाइगेज मार्टिन गेलर्ट। ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिसोर्सेज है। ये वेक्टर डीएनए को, देखो एंजाइम डीएनए लाइगेज एक प्रमुख संसाधन है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, जो कि वेक्टर डीएनए को और डिजायर्ड डीएनए को आपस में जोड़ता है। जैसे आपकी बुक का ही डायग्राम है, देखो ऐसे कैसे, ये कौन है, वेक्टर, ये कौन है रे बाबा, वेक्टर, और ये दूसरा कौन है, मान लो ये यहां पर आ गया वांछित या डिजायर्ड। तो इनको जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए कौन काम आता है, यहां पे थोड़ा दूर बना दो, यहां पे दूर बढ़ावा आपकी बुक के अंदर, यहां पे थोड़ा दूर बढ़ावा है ना। तो चिपकाने के लिए कौन काम आया, यहां पर देखो, यहां पर दूर है, और इन दोनों को जैसे लाइगेज लगाया, लाइगेज एंजाइम आया, दोनों को जोड़ देता है। तो डिजायर्ड डीएनए को और वेक्टर डीएनए को जोड़ने का काम करता है तुम्हारा लाइगेज। इस लाइगेज को पहली बार किससे निकाला गया था, आपकी बुक में दे रखा है, इसेरेसिया कोलाई से भी निकाला गया था, और एक वायरस आता है T4 फेज वायरस, उससे भी निकाला गया था। तो किससे निकाला लाइगेज, इसेरेसिया कोलाई, और T4 फेज से इसेरेसिया कोलाई और T4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। T4 फेज 68 kb का आता है, उससे भी निकाला गया इसको, लाइगेज एंजाइम को। तो दिस लाइगेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम इसेरेसिया कोलाई, 75 kb का है, एंड T4 फेज 68 kb का। अगर कभी जोड़ना हो तो एनर्जी भी चाहिएगी भाई साहब। प्लस इस एंजाइम के अंदर कोफैक्टर, किसी ने नाम सुना हो कोफैक्टर का, नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम जो एक तो सिंपल एंजाइम होते तो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, एक होता है होलो एंजाइम या कंजुगेटेड एंजाइम, उसमें प्रोटीन भी होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो चूंकि लाइगेज एंजाइम है तो इसका नॉन प्रोटीन पार्ट कौन हो गया, NAD, जिसको कोफैक्टर कहते हैं। तो इसकी क्रियाविधि के लिए तो कोफैक्टर चाहिए, सहकारक NAD, और एनर्जी के लिए ATP चाहिए। नहीं समझ में आया शायद। जब कोई लाइगेज किसी को जोड़ेगा तो उसको एक तो नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए NAD, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा चाहिए एनर्जी के लिए ATP। ये सब क्वेश्चन है कि कहां से आया रहे तेरा लाइगेज, इसेरेसिया कोलाई और T4 फेज से आया रहे मेरा लाइगेज एंजाइम। क्या क्या चाहिए, एक तो इसको चूंकि एंजाइम है, एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए तो NAD चाहिए, और दूसरा चाहिए ATP। इसके बाद में आ गया डीएनए पॉलीमरेज, पांचवा रिसोर्स आ गया। किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए पांचवी जो सामग्री आ गई या पांचवी चीज आ गई, वो आ गया डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करते हैं, डीएनए की संख्या बढ़ाते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड है उनका पॉलीमराइजेशन करते हैं, बहुलकीकरण करते हैं, यानी एक ही डीएनए के बहुत सारे डीएनए बढ़ा देते हैं। डीएनए के छोटे अणुओं को संश्लेषण के लिए इसको यूज करते हैं। देखो दीज एंजाइम्स पॉलीमराइज, बहुलक बढ़ाते हैं, खूब सारी संख्या बढ़ा देते हैं। द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। अब ये कई तरह के आते हैं, देखो ये मैंने खूब अच्छे से आपको ऑफलाइन क्लास में बता रखा है जी, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, कि इधर जो पहला वर्ड लगता है ना आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो पहले से दूसरा बनता है। बताओ आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसमें क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनेगा। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बने तो डीएनए से आरएनए, तब तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन तो उल्टा हो रहा है, तो उल्टे के लिए वर्ड क्या आता है, रिवर्स।
इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन उल्टा आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और ये एंजाइम, इसको शॉर्टली क्या बोलते हैं पता आपको? इसको शॉर्ट में आरएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं, लास्ट वाले वर्ड भी बोल देते हैं, केवल लास्ट के वर्ड से भी, है ना, ये भी बोल देते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। करता क्या है सर? आरएनए से डीएनए बढ़ाता ही। क्या बोलते हैं इसको सर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसीलिए इस एंजाइम का एक नाम और है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक नया नाम निकल के आ गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसी एंजाइम का एक नाम और आ गया, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इस एंजाइम की हेल्प से आप आरएनए टेम्पलेट पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी सीडीएनए बनाते हैं। आरएनए से बनने वाला डीएनए कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जो डीएनए बना आरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, शॉर्ट में सीडीएनए है, पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। दूसरा देखो, इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो मैंने भी कहा था कि पहले से दूसरा अक्षर बढ़ता है, तो बताओ क्या बनेगा? देखिए इसे डीएनए से डीएनए ही बढ़ता है, शॉर्ट में इसका भी नाम डीएनए पॉलीमरेज ही है ना। इसको रेप्लिकेशन एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है ना, प्रतिकृतिकरण कहलाता है। ठीक है, ये एंजाइम देखो डीएनए के टेम्पलेट पर, डीएनए की भुजा पर नया डीएनए बनाता है, यानी कि डीएनए से डीएनए बनाता है। और ये भैया ना डीएनए से आरएनए बनाता है। और यही चीज अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां पर आ गई है, लेकिन ये मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गई है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना, इसका एक नाम मैंने भी बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम भी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा काम हो रहा है। आरएनए से डीएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। करता क्या है देखो, ये आरएनए से उल्टा सीडीएनए बनाता है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आ गया। इसके अलावा एक और है, हालांकि ये 12th में नहीं है, ये है एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम। एल्केलाइन फोस्फेटेज एंजाइम क्या करता पता आपको? ये जैसे आपने डीएनए को ऐसे खोल दिया, अभी खोला था ना, काट के रेखीय किया था लीनियर, तो साला वापस उड़ जाता वो। फिर आपने काटा मान लो रेस्ट्रिक्शन से, और फिर खोला सीधा किया, फिर छोड़ते वापस उड़ जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, ये एंजाइम जो है ना, इससे फोस्फेट को हटा देते हैं। फोस्फेट को हटा ही देते हैं, फिर वो फोस्फेट नहीं रहेगी तो फोस्फेट जुड़ने के लिए जगह ही नहीं हो, फोस्फेट से जुड़ता हो। तो प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, उसका सर्कुलर रहने की टेंडेंसी होती है, वापस जुड़ जाता है ना। प्लाज्मिड डीएनए हैज ए टेंडेंसी टू रिमेन सर्कुलर। तो इसको सर्कुलर होने से कैसे रोका जाए, क्योंकि हमें तो सीधा रखना है इसको, और अपना डीएनए जोड़ना है। और अपना डीएनए कब जुड़ेगा? जब वो सीधा रहेगा। क्यों? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे प्लाज्मिड को काटते हैं ना, लिखा है देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को काटने से फिर वो सर्कुलर हो जाता है। और फॉरेन डीएनए को जोड़ने के लिए हमें कैसा रखना पड़ेगा? उसको लीनियर रखना पड़ता है, लीनियर रखना पड़ता है। तो प्लाज्मिड है कि स्ट्रॉन्ग नेचर टू बिकम सर्कुलर अगेन आफ्टर बीइंग कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हाइल इट इज नेसेसरी टू प्लाज्मिड टू बी लीनियर इन ऑर्डर टू कंबाइन फॉरेन। अब इसके लिए क्या करते हो, इसमें ये एंजाइम क्या करता है, ये वाला जिसको आप एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम कह रहे हैं, ये एल्केलाइन फास्फेटेज एंजाइम क्या करता है, प्लाज्मिड के 5 प्राइम के फोस्फेट को हटा ही देता है। जब चिपकने के लिए रहेगा ही नहीं, चिपकने वाले जुगाड़ ही नहीं रहेगा तो जुड़ेंगे ही नहीं। इस तरह से ये पूरा का पूरा एक टॉपिक हो गया आपका कि उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज चाहिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा के वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।